हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्पेस यूट्यूब चैनल डीपी हिस्ट्री में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बीज के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार से पूरा बीजांड एकदम परिपक्व हो चुका है। आपका जो भूडकोष था वो भी परिपक्व हो चुका है। भूडकोष कितने प्रकार के होते हैं भी मैंने बता दिया है। और इसके अलावा मैंने यूगोनज को पूरी तरीके से बता दिया कैसे कैसे भूड में परिवर्तित होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी कि पूरा यूगोनज जो था वो भूड में परिवर्तित हो चुका था। पिछली वीडियो में मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीज कैसे बनता है, किसके पुष्प के किस भाग से बीज बनता है, इसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए बीज किससे बनेगा। बीजांड से बीज बनेगा। ये मैंने आपको शायद पहले बता दिया है। तो बीज किससे बनता है, बीजांड से। तो आज पढ़ने वाले हैं क्या, बीज के बारे में। आज हम बीज के बारे में जानेंगे कि ये बीज पुष्प के किस भाग से बनता है। जैसा कि मैंने बताया बीज बनता है बीजांड से, ओव्यूल से। लेकिन बनता कैसे है तो जान लीजिए, द्विनिषेचन के पश्चात बीजांड कहीं ना कहीं किस में परिवर्तित होता है, बीज में। कैसे, क्योंकि उनमें बहुत सारे बीजांड में परिवर्तन होते हैं। तो उसी परिवर्तन के फलस्वरूप बीजांड यानी कि ओव्यूल चेंज हो जाता है, किसमें, सीड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। अब देखते हैं हमने क्या बताया था, बीजांड में कहीं ना कहीं अध्यावरण पाए गए थे। क्या पाए गए थे, अध्यावरण पाए गए थे। और मैं आपको ये भी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब आप कॉपी पर लेके बैठिए और उसमें एक एक स्टेप वाइज इसको नोट कीजिए, क्योंकि काफ़ी बढ़िया नॉलेज आपके लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉपी पर लीजिए, उसको एक एक स्टेप को नोट करिए। तो बीज किससे बना, आप कहेंगे बीजांड से बना। कैसे बना, द्विनिषेचन के फलस्वरूप बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, तो द्विनिषेचन के फलस्वरूप बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिससे क्या हुआ, बीजांड कहीं ना कहीं आगे जाकर आखिरकार किसमें परिवर्तित हो गया, बीज में, सीड में चेंज हो गया। ठीक है, इतना आपको पता चला। अब देखिए जो बीजांड था, बीजांड कुछ ऐसे था। ठीक है, ये क्या था, बीजांड यानी कि ओव्यूल था। इसमें क्या बन गया था, भूड बन गया था। ठीक है, तो यही जो बीजांड है यानी कि ओव्यूल जो है, यही क्या होता है, बीज में चेंज हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, ये बीजांड जो था कहाँ पाया गया था, पुष्प के किस भाग में, आप कहेंगे अंडक में। अंडक के किस भाग में, अंडक के अंडाशय में पाया गया था, यानी कि ओवरी में ये स्थित था। कौन, ओव्यूल। क्लियर है। अब देखते हैं क्या कि आप देख रहे होंगे क्या कि इस बीजांड में यहाँ पर देख रहे हैं ये अध्यावरण है, 1 2, कहीं ना कहीं ये क्या है, अध्यावरण। मैंने बताया था ना, इंटीग्यूमेंट बताया था। क्या थे, इंटीग्यूमेंट। यानी कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अध्यावरण। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्या था, बीजांड ओव्यूल है। इसमें क्या था, मैंने 2 अध्यावरण बताए थे, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो जब 3 होंगे तो उसको मैंने एरिल कहा था। ठीक है, और जब 2 थे तो उसको मैंने डाइटेक्निक कहा था। और जब बीजांड में केवल 1 अध्यावरण होता है तो मैंने उसको क्या कहा था, यूनिटेक्निक कहा था। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना है, मैंने 2 अध्यावरण वाले बीजांड के बारे में बताया था। तो इसमें 2 अध्यावरण है, एक बाह्य अध्यावरण है, आउटर इंटीग्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, और एक क्या है, अंतः अध्यावरण है। इन दोनों को मैंने क्या कहा, अध्यावरण कहा। लेकिन एक बाह्य यानी कि आउटर भाग वाला है, और एक क्या है, आंतरिक भाग में स्थित है, इनर इंटीग्यूमेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं क्या कि जब एक बीजांड बीज में चेंज होता है, यानी कि जो ओव्यूल है चेंज होता है किसमें, सीड में, तो कैसे कैसे इसमें परिवर्तन होता है जरा देखेंगे। देखिए बीज कैसा होगा, जरा सोचिए बीज कैसा होगा। बीज कहीं ना कहीं से गोल होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, ऐसे बीज होगा ना। अब बीज पर क्या होता है, 2 आवरण बन जाते हैं। कैसे बनते हैं 2 आवरण, मैंने बताया था बीजांड के अध्यावरण कितने थे, 2 अध्यावरण थे। एक आउटर इंटीग्यूमेंट था, जब हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या क्या, पहला क्या था, आउटर इंटीग्यूमेंट था। ठीक है, यानी कि अंतः अध्यावरण था। मैंने 2 अध्यावरण वाला बीजांड बताया। अब देखिए दूसरा क्या था, आप कहेंगे इनर था, इनर। दो, यानी कि पहला क्या है, आउटर इंटीग्यूमेंट है, दूसरा क्या है, इनर इंटीग्यूमेंट है, यानी कि बाह्य अध्यावरण, अध्यावरण। ठीक है, अब देखिए क्या होता है,
ये जो बाह्य आउटर इंटीग्यूमेंट है ये बीज का बाह्य कवच बनाता है। कवच माने क्या कि जरा सोचिए बीजांड में दो अध्यावरण थे, कहीं ना कहीं दो अध्यावरण है ना, तो जरा सोचिए बीजांड बीज में परिवर्तित हो रहा है तो क्या इसके अध्यावरण चेंज नहीं होंगे, बीज के आवरण बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आखिरकार बीज के अंदर क्या पाया जा रहा है, भूड़ पाया जा रहा है, तो भूड़ कहीं ना कहीं किसी आवरणों से तो ढका है, तभी तुम उसको बीज कह सकते हैं, पूरी तरीके से सीड उसको कह सकते हैं। तो वही जो जिन आवरणों से वो क्या कहते हैं भूड़ उसके अंदर ढका हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजाणु में दो अध्यावरण पाए गए, एक आउटर इंटीग्यूमेंट पाया गया, एक इनर इंटीग्यूमेंट पाया गया। वही क्या करेगा, यही दो चीजें हैं जो किसका बीज का आवरण बनाएंगी, बीज का कवच बनाती हैं, जिससे बीज को सुरक्षा प्राप्त होती है, प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या, देखिए ये पहला हो गया एक, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, ये बीज है आपका, ठीक है। अब जरा सोचिए बीज का बाह्य कवच कौन बनाएगा, जरा सोचिए ये बनाएगा, यानी कि आउटर इंटीग्यूमेंट क्या बनाएगा, बीज का बाह्य कवच बनाएगा, और बीज के बाह्य कवच को क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं, ठीक है। टेस्टा कहते हैं, इंग्लिश में भी टेस्टा कहेंगे इसे। यानी कि सीड का जो आउटर सीड है किसने बनाया, बाह्य इंटीग्यूमेंट ने बनाया, बीजाणु के बाह्य इंटीग्यूमेंट ने बनाया, और उसका नाम क्या है, टेस्टा है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं क्या, अब जरा सोचिए अंदर का कवच कौन बनाएगा, तो आप कहेंगे इनर इंटीग्यूमेंट बनाएगा। तो अंदर के जो कवच है उसको क्या कहते हैं, टेगुमेंट कहते हैं। क्या टेगुमेंट कहते हैं, हिंदी में भी क्या कहते हैं, टेगुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बीज का आपने कितना कवच पढ़ा, दो कवच पढ़ा। कैसे बना, इस बीजांड के अध्यावरणों से आगे चलकर जब बीजांड बीज में चेंज हुआ तो अध्यावरण भी किसमें चेंज हुए, बीज के सुरक्षा कवच के रूप में बन गए, जिनको मैंने क्या नाम दिया है, बाह्य इंटीग्यूमेंट बना क्या, टेस्टा बना, और अंतः इंटीग्यूमेंट क्या बना, टेगुमेंट बना। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये था क्या, बीज का रूपांतरण, यानी कैसे बीजांड ओव्यूल जो है किसमें चेंज हो गया, बीज में चेंज हो गया, यानी कि सीड में चेंज हो गया। ठीक है, ये रहा बीज। अब क्वेश्चन आएगा क्या कि बीज किससे बना है, पुष्प के किस भाग से बीज बनता है, सीड कैसे बनता है। तो आप सीधा सीधा आंसर देंगे क्या कि बीज कहीं ना कहीं किससे बना है, बीजांड से बना है, ओव्यूल से बना है। ठीक है, और ओव्यूल में जो दो अध्यावरण पाए जाते थे उनसे क्या हुआ, बीज का कवच बना, यानी कि जिसे कहते हैं बीज कवच कहते हैं। ठीक है, यानी कि सीड कॉट कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, ये दोनों जरा बताइए क्या है, ये दोनों है क्या, सीड कॉट, यानी कि बीज कवच इन्हें कहते हैं। ठीक है, बीज आवरण बीज कवच, ठीक है, सीड कॉट है दोनों, कौन, टेस्टा और टेगुमेन। और टेस्टा क्या है, बीज का बाह्य कवच है, और जो टेगुमेन है बीज का आंतरिक कवच है। और बीज में क्या पाया जा रहा है, भ्रूण पाया जा रहा है, एम्ब्रियो पाया जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप सोचिए कि बीज कहाँ पाया जा रहा है, बीज कहाँ पाया जाता है, कहेंगे फल के अंदर पाया जाता है। तो होता क्या है कि बीज फल के अंदर पाया जा रहा है, तो जरा सोचिए बीज फल से किस भाग से जुड़ा होता है, यानी कि बीज का कौन सा संरचना होता है जो उसे बीज को फल से जोड़े रखता है, उस संरचना का नाम बताइए जो बीज को किससे जोड़े रखता है, फल से जोड़े रखता है। ठीक है, तो उस संरचना को क्या कहते हैं, वृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वृंतक कहते हैं, वृंतक कहते हैं, इंग्लिश में हाइलम। ये क्या है, वृंतक। कार्य क्या है, ये बीज को जोड़े रखता है, किससे जोड़े रखता है, फल से जोड़े रखता है। ठीक है, ये संरचना है एक जो बीज और फल के मध्य पाई जाती है, जो क्या करता है, बीज को जोड़े रखता है फल से, इसको क्या कहते हैं, वृंतक कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्लियर है इतना। ठीक है, जब इतना क्लियर है तो बीज आपका पता चल गया, आपको कैसे कैसे बीज बना, बीजांड से बीज बना। बीजांड के दो जो अध्यावरण पाए जा रहे थे कौन, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट से बीज का बाह्य कवच बना जिसको हमने टेस्टा नाम दिया, और इनर इंटीग्यूमेंट से बीज का अंतः कवच बना जिसको हमने क्या नाम दिया, टेगुमेन नाम दिया। क्लियर है। और बीज के अंदर भ्रूण पाया जा रहा है, एम्ब्रियो पाया जा रहा है, और बीज को जो संरचना फल से जोड़े रखती है उसको हमने क्या कहा, वृंतक का, हाइलम कहा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं फल पे। बीज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्या, फल की, यानी कि फ्रूट की। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है फल में।
जरा बताइए बीजांड बीज में कैसे बना, जब निषेचन हो गया था तभी तो बीजांड चेंज हुआ था किसमें, बीज में। अब जरा बताइए कि बीजांड के चारों तरफ कौन सी संरचना, बीजांड किसमें स्थित था। आप कहेंगे बीजांड कहीं ना कहीं अंडाशय में था, अंडाशय में था ना, ओवरी में था। जरा आप संरचना देखिए कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये हो गया आपका क्या, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय हो गया। और जब आप अंडाशय के अंदर देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या था, बीजांड था, ओव्यूल था। अब जरा आप बताएंगे बीजांड कहाँ स्थित है, आप कहेंगे अंडाशय के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, क्या है, बीजांड है। ओव्यूल है। ठीक है, ये बीजांड हो गया। अब जरा बताइए बीजांड है कहाँ स्थित है, अंडाशय के अंदर स्थित है। ये क्या है जरा बताएंगे आप, अंडाशय है, इंग्लिश में ओवरी। ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। यानी कि ये बीजांड ओव्यूल हो गया, एक ओवरी है, ओव्यूल के अंदर ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि ये किसमें चेंज हुआ, आप कहेंगे बीज में चेंज हो गया। किसमें चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ किसमें, बीज में। यानी कि ये आगे चलकर क्या बनाया, बीज बनाया, सीड बनाया। ठीक है, तो जरा सोचिए ये जो बीजांड था जो अंडाशय के अंदर है उसने बीज बनाया, तो ये क्या बनाएगा, अंडाशय क्या बनाएगा, आपको आंसर मिल गया होगा क्या बनाएगा, अंडाशय। अंडाशय चेंज होगा किसमें, फल में चेंज होगा, फ्रूट में चेंज होगा। ठीक है, अब आप क्या कह सकते हैं कि बीजांड से बीज बना तो कहिए अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा, फ्रूट बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अब जरा सोचिए कि मैंने जब संरचना बता रहा था, क्या बीजांड की संरचना बता रहा था, तो उससे मैंने पहले क्या बताया था कि इस पर एक आवरण पाया जाता है, भित्ति पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय भित्ति कहते हैं। क्या, अंडाशय भित्ति कहते हैं। जरा ये इस संरचना को आप देखेंगे क्या है, अंडाशय भित्ति है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरी वॉल। ठीक है, ये अंडाशय भित्ति है। तो जरा फिर से एक बार बताइए हमें कि अंडाशय ने क्या बनाया, फल बनाया, तो फल पे भी तो आवरण होता है। तो जरा बताइए फल का आवरण कौन बनाएगा, आप क्या कहेंगे, अंडाशय भित्ति बनाएगा, ओवरी वॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, ओवरी वॉल। किसमें चेंज होगा, फल भित्ति में। किसमें चेंज होगा, फल भित्ति में चेंज होगा। ठीक है, कौन फल भित्ति में चेंज होगा, ये अंडाशयी भित्ति। यानी कि अंडाशयी भित्ति जो है किसमें चेंज होगा दोस्तों, फल भित्ति में चेंज होगा। ठीक है, तो फल भित्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प कहते हैं फल भित्ति को। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कह सकते हैं क्या, अंडाशयी भित्ति से क्या बना, फल भित्ति बना, पेरिकार्प बना, और अंडाशय से क्या बना, फल बना, फ्रूट बना। ठीक है, अब देखिए बीजांड से क्या बना, बीज बना। इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं क्या कि फल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि फलों को कई भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पर, हम पहले बात करेंगे इसमें पाई जाने वाली इस फल भित्ति के आधार पर। इसके आधार पर क्या होता है, फलों को दो भागों में बांट दिया जाता है। चलिए उन भागों के बारे में हम जानते हैं कि किन किन भागों में फलों को बांटा जाता है। क्या है, फल है। अब फल को दोस्तों क्या होता है, दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। जरा बताइए किसके आधार पर हम बांट रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे फल भित्ति के आधार पर, यानी कि पेरिकार्प के आधार पर हम बांटेंगे इसको, फल को दो भागों में। चलिए जानते हैं दो भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में। ध्यान देंगे यहाँ पे, पहला जो फल होता है, यानी कि जो पहला प्रकार है फल का, फल भित्ति के आधार पर, उसको कहते हैं क्या, शुष्क फल। क्या कहते हैं, शुष्क फल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ड्राई फ्रूट। क्या कहते हैं दोस्तों, शुष्क फल कहते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट कहते हैं इंग्लिश में। इतना आपको पता चल गया। अब देखिए क्या होता है, दूसरा क्या है, दूसरे को कहते हैं गूदेदार फल, यानी कि गूदेदार फल, गूदेदार फल।
अब गूदेदार फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गूदेदार फल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लेशी फ्रूट। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लेशी फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो गूदेदार फल को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लेशी फ्रूट कहते हैं। गूदेदार फल को फ्लेशी फ्रूट कहते हैं। फल को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। जरा बताइए किसके आधार पर हमने बांटा? फलवृत्ति के आधार पर। इसमें जाए पाई जाने वाली फलवृत्ति के आधार पर, पेरिकार्प के आधार पर इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है? शुष्क फल है यानी कि ड्राई फ्रूट है। दूसरा क्या है? गूदेदार फल यानी कि फ्लेशी फ्रूट है। क्लियर इतना? अब बात करते हैं सबसे पहले शुष्क फल के बारे में। बात करते हैं कि शुष्क फल क्या होता है। तो इन फलों में याद रखिएगा जो फलवृत्ति होता है वह पतला होता है। कैसा होता है इनमें फलवृत्ति? पहला पॉइंट आप याद रखेंगे क्या? इनकी जो फलवृत्ति होती है पेरिकार्प होती है, यानी कि इनकी जो फलवृत्ति है वो क्या होती है? पतली होती है। फलवृत्ति पेरिकार्प क्या होती है? पतली होती है। इतना आपको पता चल गया? देखिए मैंने क्या बताया कि शुष्क फल में क्या होता है? जो पेरिकार्प होता है यानी कि फलवृत्ति होता है क्या होता है? शुष्क होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब दूसरी विशेषता क्या है इसकी शुष्क फल की? ड्राई फ्रूट की दूसरी विशेषता क्या है? कि इनमें केवल क्या पाया जाता है? एक ही फलवृत्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक ही फलवृत्ति पाई जाती है। इसमें शुष्क फल में यानी ड्राई फ्रूट में केवल एक ही फलवृत्ति पाई जाती है और उसको कहते क्या है? उसको यही फलवृत्ति कहते हैं। और एक ही पाई जा रही है तो जाहिर सी बात है वो फलवृत्ति होगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? फलवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? पेरिकार्प। क्लियर है इतना? आप क्या मैंने क्या बताया? शुष्क फल में, शुष्क फल में केवल एक ही फलवृत्ति पाई जाती है, यानी कि एक ही फलवृत्ति पाई जाती है जिसको हमने क्या कहा? फलवृत्ति नाम दिया, यानी कि पेरिकार्प नाम दिया। उस एक ही फलवृत्ति को हमने क्या कहा? पेरिकार्प कहा, फलवृत्ति का, ठीक है। अब दूसरी बात क्या मैंने बताया कि फलवृत्ति जो होती है इसकी पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। अब उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा इसका उदाहरण कि शुष्क फल में कौन कौन से आते हैं। उदाहरण है इसका क्या? पहला है गेहूं। गेहूं किसका उदाहरण है? शुष्क फल। शुष्क फल का उदाहरण है कौन? गेहूं यानी कि ड्राई फ्रूट। अब दूसरा देखते हैं क्या है? दूसरा क्या है? सूरजमुखी। सूरजमुखी, जो सूरजमुखी की फली होती है वो कैसी होती है? शुष्क फल होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, ठीक है। मैंने उदाहरण बता दिया किसका? शुष्क फल का। अब आ जाते हैं किस पे? गूदेदार फल पे। गूदेदार फल की क्या विशेषता है? तो गूदेदार फल क्या होता है कि शुष्क फल में कितनी फलवृत्ति पाई गई थी? केवल एक फलवृत्ति पाई गई थी। लेकिन इसमें क्या होता है? जो फलवृत्ति होता है 3 भागों में या 3 परतों में बढ़ जाता है। यही जो फलवृत्ति इसमें पाया गया है क्या होता है? इसमें 3 परतों में बढ़ जाता है। तो लिखते हैं क्या? इसका जो पहला पॉइंट है इसमें क्या होता है? फलवृत्ति यानी कि पेरिकार्प 3 भागों या क्या कह सकते हैं? परतों में पाया जाता है। 3 परतों या 3 भागों में पाया जाता है। किसमें? गूदेदार फल में 3 भाग होते हैं। किसके? फलवृत्ति के, ठीक है। अब उन भागों के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से भाग होते हैं पेरिकार्प के, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। आपने नोट किया है तो ठीक है, नहीं नोट किया तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं किसके? गूदेदार फल की, ठीक है। तो गूदेदार फल की बात करते हैं कि गूदेदार फल में मैंने क्या बताया? इनमें फलवृत्ति क्या होती है? 3 परतों में या 3 भागों में बढ़ जाती है। उन्हीं भागों के बारे में हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या? सबसे पहले भाग के बारे में जानते हैं कि पहला भाग क्या होता है जिसमें फलवृत्ति बढ़ती है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य फलवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य फलवृत्ति कहते हैं। जो पहला इसका भाग है उसको क्या कहते हैं? बाह्य फलवृत्ति। बाह्य फलवृत्ति कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं इंग्लिश में से एपिकार्प कहते हैं।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपी कार्प कहते हैं, बाह्य फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, पहला आपको पता चल गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा प्रकार क्या है, दूसरे को क्या कहते हैं दोस्तों, मध्य फल भित्ति कहते हैं, यानी कि मीसोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मध्य फल भित्ति यानी कि मीसोकार्प कहते हैं। क्या है, मध्य फल भित्ति, इंग्लिश में क्या मैंने बताया, मीसोकार्प। पता चला, दो मैंने बता दिया। अब आखिरी क्या होगा जरा बताइए, ये बाह्य हो गया, मध्य होगा, तो अंतर वाला क्या होगा, अंदर वाला क्या होगा, आप कहेंगे अंतःफल भित्ति होगा, यानी कि इंडोकार्प होगा। ठीक है, तीसरा क्या होने वाला है हमारा, अंतःफल भित्ति यानी कि इंडोकार्प होने वाला है, अंतःफल भित्ति, इंग्लिश में इंडोकार्प। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आपको पता कैसे करें कि फल का कौन सा भाग बाह्य फल भित्ति है, कौन सा मध्य फल भित्ति है, कौन अंतःफल भित्ति है, यानी कि एपीकार्प कौन सा है, मीसोकार्प कौन सा है और इंडोकार्प कौन सा है, कैसे पता करें किसी फल को देखकर। तो सिंपल सा बात है कि आपको स्वयं अपने कौशल का प्रयोग करना होगा हमें ये पता करने के लिए कि फल का कौन सा भाग बाह्य फल भित्ति है। तो सबसे पहले एक उदाहरण में लेता हूँ, सिंपल सा उदाहरण क्या लेते हैं, पहले आम का लेते हैं उदाहरण। आम तो सभी लोगों ने देखा होगा, मैंगो इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, आम का उदाहरण लेते हैं। तो आम का, आप जब आम को देखते हैं तो आम के ऊपरी परत को, यानी कि बाह्य जो छिलका होता है और उसके अंदर क्या होता है, गूदेदार भाग होता है। आम की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, लंगड़ी, संतरा, बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में नहीं जानना है, हमें जानना है क्या, इस फल भित्ति के बारे में जानना है कि बाह्य फल भित्ति होती क्या है। तो आम को आपने देखा है ना, आम का जो बाहरी आवरण होता है उसके अंदर क्या होता है, गूदेदार भाग होता है जिसे आप लोग खाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बाह्य भाग है, आम का जो बाह्य छिलका वाला भाग होता है क्या कहते हैं, यानी कि छिलके वाला भाग, आम का कौन सा, छिलका। इसका उदाहरण है, जरा बताइए, बाहर की तरफ है ना भित्ति जो है, उसका आवरण जो है आम का, जो ढके हुए है आम को, आम के गूदेदार भाग को, वो किस तरफ है, बाहर की तरफ है, तो किसका उदाहरण होगा, बाह्य फल भित्ति का उदाहरण होगा। यानी कि आम का जो छिलका है वो किसका उदाहरण है, बाह्य फल भित्ति का, एपीकार्प का उदाहरण है। अब उसी आम में जरा अंदर की तरफ पाएंगे तो आप क्या पाएंगे, गूदेदार भाग पाएंगे जिसे आप खाते हैं। खाने वाला जो भाग होगा, खाने योग्य भाग होगा, उसको क्या कहते हैं हम, मध्य फल भित्ति होता है। आपको स्वयं अपने कौशल का प्रयोग करना होगा यह पता करने के लिए कि फल में कौन सा भाग बाह्य फल भित्ति है, मध्य फल भित्ति है, अंतःफल भित्ति है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और आप इन प्रकारों को तो पहले उतार ही लीजिए अपने कॉपी में, यदि आप लेके बैठे हैं कापी में तो ठीक है, नहीं तो आपका मर्जी। ठीक है, तो देखिए आम का मैंने क्या बताया, छिलका जो होता है किसका उदाहरण है, बाह्य फल भित्ति यानी कि एपीकार्प का उदाहरण है। क्लियर इतना। अब उसी आम में थोड़ा अंदर आते हैं तो क्या पाते हैं, आप गूदेदार भाग पाते हैं जो खाने योग्य होता है, वो किसका उदाहरण होगा, मध्य फल भित्ति का उदाहरण होगा। कितना क्लियर हो गया, आपको मध्य फल भित्ति पता चलेगा, बाह्य फल भित्ति पता, इसका कोई क्लियर कोई हम परिभाषा नहीं लिखवा सकते हैं कि यह छिलके वाला भाग होगा या फिर यह गूदेदार भाग होगा। अभी आप नारियल को ले लीजिए, तो नारियल को आप जब देखते हैं, हरा नारियल आपने कभी देखा है जिसमें आप स्टोर करके पीते हैं, पानी आपको मिल जाएगा सड़कों के किनारे बेचने वाले, तो उस नारियल को, हरे नारियल को आप देखेंगे तो जो हरा पोर्शन होगा, जो ढके हुए होगा आंतरिक भाग का नारियल के, वो जो हरा वाला भाग होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो बाह्य फल भित्ति होगा, भले ही वो कितना ही पतला हो। जब आप गणना करें फल भित्तियों की तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको फल का कोई भी ऐसा परत नहीं छोड़ना है जो भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना ऊपर दिखाई दे, आपको उसको ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, तभी आप असली तरीके से पता कर पाएंगे कि फल भित्ति कौन सा है। अभी आप देखिए मैंने क्या बताया, मैंने नारियल का उदाहरण लिया, किसका उदाहरण है, नारियल का। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्या, नारियल का, नारियल है ना, कोकोनट। अब जरा देखिए मैंने क्या पहले बताया, इसके बारे में बात करते हैं। ये आम का छिलका क्या है, कहीं ना कहीं बाह्य फल भित्ति है, यानी कि एपीकार्प है। ये क्या है, आम का छिलका किसका उदाहरण है, एपीकार्प का, यानी कि बाह्य फल भित्ति का उदाहरण है। अब जरा बताइए, इसी आम को हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं, यानी कि ये गूदेदार भाग होगा, क्या, गूदेदार भाग, ये किसका उदाहरण होगा, आप कहेंगे मध्य फल भित्ति यानी कि मीसोकार्प का उदाहरण होगा। क्लियर है इतना। आम में आम का जो छिलका हुआ वो क्या है, एपीकार्प है, यानी कि बाह्य फल भित्ति है, और आम का जो गूदेदार भाग है, जो खाने योग्य भाग है, वो क्या है, मीसोकार्प है। क्लियर इतना। अब जरा मैं क्या बता रहा था, नारियल का बात कर रहा था। अब नारियल में आप देखते हैं जो हरे रंग का भाग होता है, हरे कलर का भाग होता है, का भाग, ठीक है,
मैं हरे नारियल की बात कर रहा हूँ, सूखे हुए नारियल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो हरे रंग का भाग होता है, हरे कलर का भाग होता है, वो किसका उदाहरण है जरा बताएंगे? बाह्य फल वित्त का उदाहरण है, किसका? एपी कारक का, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब नारियल में थोड़ा और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा जरा बताइए? आप लोग कहेंगे कठोर भाग मिलेगा, जिसको आप फोड़ते हैं उसके अंदर गूदेदार भाग होता है जिसे आप लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। आप जब हरे नारियल जब सूख जाता है तो जरा बताइए उसमें रेशा निकलता है कि नहीं? यानी कि जो उसका बाह्य फल वित्त होता है, जो बाह्य फल वित्त हरे रंग का भाग होता है, सूखने के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो बचता क्या है जरा बताइए? मध्य फल वित्त बचेगा कि नहीं? जो रेशेदार भाग है वो क्या है? उसका मध्य फल वित्त है, किसका? नारियल का। उससे क्या आप खा पाएंगे? नहीं ना। तो मैंने क्या कहा, आपको स्वयं अपने कौशल का प्रयोग करना होगा पता करने के लिए कि फल का कौन सा भाग बाह्य फल वित्तीय है, कौन सा मध्य फल वित्तीय है। जरा आप आम का उदाहरण लेते हैं। क्या आम में मैंने क्या कहा? जो मध्य फल वित्तीय था, गूदेदार भाग था, उसको आप खा सकते थे ना। लेकिन क्या होगा? नारियल में उल्टा हो गया सेम। इसमें क्या हुआ? जो मध्य फल वित्तीय हमने प्राप्त किया वो रेशेदार है। समझ में आ रहा है ना? देखिए इसका जो मैंने क्या कहा, मध्य फल वित्तीय, यानी कि इसमें क्या है? रेशेदार है। रेशेदार भाग क्या है जरा बताइए? आप कहेंगे मीसोकार्प है, ठीक है। क्या है दोस्तों? मीसोकार्प है। तो देखिए मैंने क्या बताया, आम का जो छिलका था वो एपिकार्प था, गूदेदार भाग मीसोकार्प था। अब सेम इसका अपोजिट देख लीजिए, इसमें क्या मध्य भाग जो है, इसमें मध्य फल वित्त जो है कैसा है? रेशेदार है। क्या आप रेशे को खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, आपको स्वयं निश्चित करना होगा इसको पता करने के लिए कि फल का कौन सा भाग कौन सी भित्ति का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इसी के स्थान पर मैं क्या करूं, अगर जो मैं ले लूं किसका उदाहरण? संतरे का उदाहरण लेते हैं, बढ़िया उदाहरण है। मैं उन्हीं का उदाहरण लूंगा जो आपने अपने आसपास देखा होगा। किसका? मैं संतरे का उदाहरण ले रहा हूँ, संतरा, ठीक है। संतरे को आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा कि संतरे में क्या होता है। संतरे का जो बाहरी खोरो होता है, जिसको आप उजाड़ते हैं, जिसमें क्या होता है? तेल ग्रंथियां होती है, जिसको आप आंखों में डालते हैं, उससे रस निकलता है ना। तो उसी की बात कर रहा हूँ। जो ऊपर का परत होता है नारंगी रंग का, उसको हम क्या कहते हैं? संतरे का जो छिलका, इसको भी छिलका ही कहेंगे। संतरे का जो छिलका होता है बाहरी भाग को, किसका उदाहरण जरा बताएंगे? बाह्य फल वित्त का। इंग्लिश में लिखता हूँ ज्यादा नहीं तो जगह इसमें देगा ये, ठीक है। एपी कार्प है, एपी कार्प का उदाहरण है। यानी कि बाह्य फल वित्त क्या है? संतरे का जो छिलका है, जिसमें तेल ग्रंथियां होती है, जिससे रस निकलता है, उसको दबाने पर वो क्या है? किसका उदाहरण है? एपी कार्प का उदाहरण। क्लियर है? अब देखिए, अब जरा आप बताएंगे क्या कि मध्य फल वित्त क्या होगा संतरे का? आप कहेंगे कि गूदा होगा, जिसको हम खाते हैं। वही दो चीज तो आपको दिखाई देता है ना, कि आपको पहला जो भाग दिखाई दिया, बाह्य जो फल वित्त दिखाई दिया। जरा बताइए कि आपने देखा कि जो उसका छिलका था संतरे का, उसको हमने उजाड़ा, अंदर हमें गूदा मिल गया खाने के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे? बारीकियों को आपको ध्यान देना होगा फल वित्तियों को गिनते समय। जरा आप देखेंगे क्या संतरे में क्या रेशेदार नहीं निकलता? सफेद भाग भी तो कुछ होता है, जिसको आप उजाड़ते हैं, उसको साफ करते हैं, तभी हमें गूदा प्राप्त होता है ना। तो जो सफेद पोर्शन होता है, जो अंदर संतरे के बाह्य खोल के ठीक अंदर सफेद वाला पोर्शन होता है, रेशेदार पोर्शन होता है, वो भी किसका उदाहरण है? मध्य फल वित्त। यानी कि गूदा संतरे का मध्य फल वित्त नहीं होगा दोस्तों। कौन सा मध्य फल वित्त होगा? उसका रेशेदार जो सफेद रंग का रेशा दिखाई देता है, वही क्या होगा? उसका मध्य फल वित्त होगा। आपको छोटे छोटे बारीकों को हमेशा ध्यान देना होगा। तो जरा बताइए कि जो इसका रेशेदार भाग है, क्या रेशेदार भाग क्या हो गया? है मीसोकार्प हो गया। तो आप जरा नारियल में देखिए, संतरे में देखिए, क्या कुछ अंतर दिख रहा है? आप कहेंगे इसमें तो अंतर है, लेकिन इसमें यानी कि नारियल के रेशेदार भाग इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। यानी कि जो मध्य फल वित्त मिली नारियल की और जो संतरे की मध्य फल वित्त मिली, यानी कि मीसोकार्प मिला, दोनों में समान है कि नहीं? यानी कि इसमें भी रेशेदार पाया गया, इसमें भी रेशेदार पाया गया। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा गूदा ही मिले आपको, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि आपको हमेशा रेशेदार मिले। तो इसीलिए क्या होता है, आपको स्वयं पता करना होगा कि फल का कौन सा भाग बाह्य फल वित्त, मध्य फल वित्त या अंतः फल वित्त, ठीक है। अब अंतः फल वित्त के बारे में मैंने नहीं बताया। तो जरा संतरे का फिर से उदाहरण लेते हैं जल्दी से। आप देखेंगे क्या कि संतरे जो संतरा है उसका अंतः फल वित्त क्या होगा? जरा बताएंगे आप कहेंगे जब सफेद पोर्शन हो गया, उसका रेशेदार भाग हो गया, क्या मध्य फल वित्त, तो उसके ठीक नहीं अंदर क्या है? आप कहेंगे झिल्लीनुमा संरचना पाया जा रहा है, जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है? गूदा पाया जा रहा है, जिसको लोग खाते हैं। तो वो गूदा किसके अंदर है? आप कहेंगे वो झिल्लीदार संरचना के अंदर ही तो कहीं ना कहीं गूदा पाया जा रहा है। तो जो झिल्लीदार संरचना पाई गई,
झिल्लीदार संरचना पाई गई संतरे की जो झिल्लीदार संरचना पाई गई वो किसका उदाहरण है? आप कहेंगे क्या? इंडोकार्प का। क्लियर है इतना? यानी कि संतरे का जो बाह्य छिलका था वो किसका उदाहरण था? बाह्य फलवृत्ति बनाया। रेशेदार भाग संतरे का क्या बनाया? मध्य फलवृत्ति मेसोकार्प बनाया। अब जरा बताएंगे कि झिल्लीदार संरचना क्या बनाया संतरे का? आप कहेंगे इंडोकार्प बनाया, यानी कि अंतः फलवृत्ति बनाया। क्लियर है ना इतना? अब देखते हैं क्या। अब जरा बताएं नारियल का जो अंतः फलवृत्ति होगा इसका कौन सा भाग नारियल का अंतः फलवृत्ति होगा? आप बताएंगे। देखिए क्या होता है। हमने क्या बताया? हरे रंग का जो भाग होता है, हरे कलर का जो भाग होता है वो एपिकार्प है, यानी कि बाह्य फलवृत्ति है नारियल का। रेशेदार भाग इसमें भी पाया गया तो ये भी क्या हुआ? मध्य फलवृत्ति होगा किसका? नारियल का। अब जरा देखिए उसे रेशेदार भाग को जब आप उजाड़ देते हैं सूखने के बाद तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पथरीला चीज दिखाई देता है, कठोर भाग दिखाई देता है, जिसको आप ठोकते हैं तब उसके अंदर से क्या निकलता है? गूदा निकलता है, जिसको आप खाते हैं। यही तो निकलता है नहीं कि जो कठोर भाग हुआ नारियल का, जो कठोर भाग है नारियल का, क्या? कठोर भाग। ये कह सकते हैं पथरीला भाग, कठोर भाग। तो किसका उदाहरण है आप बताएंगे? आप कहेंगे क्या? इंडोकार्प का उदाहरण है, यानी कि अंतः फलवृत्ति का। इंडोकार्प जो नारियल का, मैं इसकी बात करूं, नारियल का जो अंतः फलवृत्ति कैसा है? कठोर है, यानी कि पथरीला है। ठीक है। अब देखिए जरा आम का क्या अंतः फलवृत्ति? आम का कैसा होगा? तो आम का जब आप गूदा खा लिए, यानी कि मध्य फलवृत्ति खा लिए हैं, तो गूदे के नीचे क्या पाया जाएगा? उसमें भी तो कठोर भाग होगा कि नहीं होगा? कठोर भाग यानी कि जिसमें क्या कहते हैं? बीज रहता है, वही तो कठोर भाग है। तो देखिए जरा इसमें भी क्या होगा? कठोर भाग। जो कठोर भाग होगा आम का वो क्या होगा? कहीं ना कहीं इंडोकार्प होगा। अब आप देखेंगे एक चीज कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी फलवृत्ति हैं जो एक दूसरे में समानताएं दिखा रहे हैं। जैसे देख लीजिए नारियल का मध्य फलवृत्ति देख लीजिए और संतरे का मध्य फलवृत्ति देखेंगे तो दोनों में समानताएं है ना। इसका भी रेशेदार है, इसका भी रेशेदार है। क्लियर है? अब देखते हैं क्या। आम का जो मैंने अंतः फलवृत्ति बताया और जो मैंने नारियल का अंतः फलवृत्ति बताया, इसमें भी कठोर है ना, आम में भी कठोर पाया गया और नारियल में भी कठोर पाया गया। ये भी एक समानता दिखाई दिया। तो इसी तरह से क्या होता है दोस्तों, आपको स्वयं निश्चित करना होगा क्या कि कौन सी फलवृत्ति कैसी है, किस फल में कौन सी फलवृत्ति कहाँ पाई जा रही है और वो किस प्रकार की है। क्लियर है ना इतना? अब क्वेश्चन क्या आता है कि जरा आप बताएंगे कि ऐसे फलवृत्ति का, ऐसे फलों का नाम बताइए जिनकी मध्य फलवृत्ति क्या होती है? गूदेदार होती है, खाने योग्य होती है। तो आप सिंपल सा आंसर देंगे क्या? पहले हमें क्या मिला था? हमें मिला था आम। आम का मध्य फलवृत्ति कैसा था जरा बताएंगे? गूदेदार था, वही तो खाते थे आप। तो आम पहला उदाहरण हो गया। ठीक है। अब क्या आप संतरा कहेंगे? संतरा नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि रेशेदार है, उसको आप नहीं खा सकते, उसको आप निकाल कर फेंक देते हैं। नारियल कहेंगे? नहीं, नारियल भी रेशेदार है, उसको भी आप नहीं खा सकते। अब देखिए आम के बाद क्या हो जाएगा? आम के बाद आपका क्या हो जाएगा? पपीता आपने खाया? पपीता। इसके अलावा क्या ले सकते हैं? उदाहरण में पपीता भी ले सकते हैं। पपीते का जो बाह्य आवरण होता है, बाह्य फलवृत्ति कौन सा होगा? उसका छिलका होगा। छिलकों को आप कहीं ना कहीं उजाड़ते हैं तो अंदर हमें गूदेदार भाग मिलता है, उसमें भी तो ना पपीते का भी जो मध्य फलवृत्ति होगा वो भी क्या होगा? गूदेदार होगा, खाने योग्य होगा। तो पपीता आम हो गया। इसके अलावा आप आलू देखें, आलू का छिलका उतारते हैं तो उसके अंदर भी तो गूदेदार भाग होता है, उसी का तो आप बनाकर खाते हैं सब्जी उब्जी। तो देखिए क्या होता है, उसका भी जो मध्य फलवृत्ति होगा कहेंगे क्या? गूदेदार होगा, खाने योग्य होगा। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप कोई भी उठाइए फल और उसको आप जांच लीजिए कौन सा फलवृत्ति कहाँ पर पाया जा रहा है और वह कैसा है, खाने योग्य है या खाने योग्य नहीं है, कैसा है, पथरीला है, कठोर है या रेशेदार है। आप इस तरह से जांच कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो हमारा क्या पढ़े हमने गूदेदार फल में 3 प्रकार के पढ़े, यानी कि गूदेदार फल में क्या था? कहीं ना कहीं फलवृत्ति 3 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से? बाह्य फलवृत्ति यानी कि एपिकार्प, मध्य फलवृत्ति यानी कि मेसोकार्प और अंतः फलवृत्ति इंडोकार्प। क्लियर था? अब देखिए मैंने क्या बताया, बाह्य फलवृत्ति के बारे में बताया कि आम में क्या था? जो छिलका था वो क्या था? एपिकार्प था, बाह्य फलवृत्ति था। गूदेदार भाग जो पाया गया आम के बाह्य फलवृत्ति के ठीक है नीचे मेसोकार्प था। और देखिए उसका जो कठोर भाग पाया गया, ठीक है, उसको क्या था? इंडोकार्प था। नारियल पाया जाता है, नारियल का जो हरे रंग का भाग था एपिकार्प, रेशेदार भाग मेसोकार्प और जो कठोर भाग था इंडोकार्प। अब देखिए संतरे में आ जाता है, संतरे में जो छिलका जो था संतरे का वो एपिकार्प था, रेशेदार भाग इसमें भी पाया गया, मेसोकार्प था। और देखिए इसमें झिल्लीदार संरचना पाई, इसके अंदर गूदा था जिसको लोग खाते हैं, वो क्या था? इंडोकार्प का उदाहरण था। क्लियर है ना इतना?
तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन सभी चीज़ों को समझने में कोई समस्या होगी। समस्या आ रही है तो आपने कहीं ना कहीं वीडियो को मिस किया होगा या फिर आपने इसको सही से लिखा नहीं होगा। मैंने क्या कहा, कॉपी पर लेके बैठिए, उसको लिखिए एक एक स्टेप को, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। और नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा। तो इसको मिटा देते हैं हम। अब हम बात करेंगे क्या, मैंने फलों को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। किसमें, एक तो गूदेदार फल में यानी कि फ्लेशी फ्रूट में बांटा था, दूसरा क्या बताया था, शुष्क फल यानी ड्राई फ्रूट में बांटा था। इधर तो मैंने बताया ना। अब देखिए किसके आधार पर बांटा था मैंने फलवृत्ति के आधार पर बांटा था। अब इसे बांटेंगे किसके आधार पर, अब हम इसे बांटेंगे क्या, कि फल किससे बनता है, किन भागों से, उसके किन भागों से मिलकर बन रहा है फल, उसके आधार पर हम फल को 2 भागों में फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने इसे 2-2 करके इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन। तो दोस्तों फल को पुनः हम डिवाइड करने से पहले क्या जानेंगे, कुछ क्वेश्चन जानेंगे कि फल के कौन से भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि ऐसे फलों का नाम बताइए जिनका मध्य फलवृत्ति खाने योग्य होता है या गूदेदार होता है, यानी कि जिनका मेसोकार्प क्या होता है, खाने योग्य होता है। तो आप क्या आंसर देंगे, आप क्या कहेंगे कि आम एक ऐसा फल है जिनका मध्य फलवृत्ति क्या होता है, खाने योग्य होता है, मेसोकार्प को उसके खा सकते हैं, गूदेदार होता है। ठीक है, इसके अलावा पपीता है, इसके अलावा चीकू आ जाता है। ठीक है, तो आलू एक वैसे सब्जी इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो मध्य भाग होता है भी खाने योग्य होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे फल का नाम बताइए जिनका मध्य फलवृत्ति क्या होता है, यानी कि मेसोकार्प जिनका क्या होता है, रेशेदार होता है। तो आप क्या बताएंगे, मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया है क्या, कि जैसे हो गया आपका संतरा, संतरे का जो सफेद रेशेदार भाग था वो क्या था, रेशेदार था ना, मध्य फलवृत्ति। तो मध्य फलवृत्ति जो रेशेदार था। अब नारियल का लीजिए, नारियल का भी मध्य फलवृत्ति कैसा था, रेशेदार था। ये हो गया आपका। अब आपसे और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आखिर जैसे आपने क्या पढ़ा था, नारियल का जो अंता फलवृत्ति था, इंडोकार्प था, वो कहीं ना कहीं पथरीला था, कठोर था। तो उनको कहते क्या हैं, उस यानी कि ऐसे फल के अंता फलवृत्ति को क्या कहते हैं जो कठोर होता है, पथरीला होता है। तो जान लीजिए उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं क्या, ड्रू फ्रूट। ड्रू फ्रूट एक भी है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कहते हैं, ड्रू फ्रूट कहते हैं। किनको ड्रू फ्रूट कहते हैं, जिनका आंतरिक भाग कठोर होता है, पथरीला होता है, कास्टिल होता है। ठीक है, तो मैंने उदाहरण भी क्या दिया था, मैंने उदाहरण में क्या बताया था, नारियल बताया था। इसके अलावा आम बताया था, इनका जो अंता फलवृत्ति कैसा था, कठोर था, यानी कि जो इंडोकार्प था कठोर था, उसके तो कठोर भाग को हम क्या कहते हैं, ऐसे फलों को क्या कहते हैं, ड्रू फ्रूट कहते हैं। क्लियर इतना। अब चलिए फिर से हम एक बार फलों को बांटते हैं। किस आधार पर बांट रहे हैं कि वह फल उसके किन किन भागों से मिलकर बना है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा हेडिंग फल ही होगा। ठीक है, फल फ्रूट। ठीक है, अब इसको 2 भागों में बांटते हैं। इसको भी पहले वाले को हमने 2 भागों में बांटा था, इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। तो पहला भाग क्या होगा, पहले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, सत्य कहते हैं। सत्य फल, जो फल है वो क्या होता है, पहला भाग होता है इसका सत्य फल या यथार्थ फल। ठीक है, यथार्थ फल, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट। ट्रू, ठीक है, ये क्या है, सत्य फल, यथार्थ फल या ट्रू फ्रूट। ठीक है, इंग्लिश में ट्रू फ्रूट हमने कह दिया। अब जरा सोचिए अगला भाग क्या होगा, अगले भाग इसका ठीक उल्टा होगा ना, असत्य होगा। इसको असत्य कहते हैं, आभासी कहते हैं, या क्या कह सकते हैं, इसको सत्य कहते हैं। ठीक, असत्य, सॉरी असत्य है। पहला क्या होगा, असत्य कहेंगे इसको। इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं आभासी फल। क्या कह सकते हैं दोस्तों, आभासी फल कह सकते हैं। इसके अलावा इसको फ्रूट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स फ्रूट। क्लियर है इतना। देखिए मैंने फल को कि फल उसके किन किन भागों से मिलकर बना है, उसके आधार पर मैंने फल को 2 भागों में बांटा। पहला क्या था, सत्य फल या यथार्थ फल यानी कि ट्रू फ्रूट, और दूसरा क्या था, असत्य फल, आभासी या कूट फल जिसे कहते हैं इंग्लिश में एक फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, और पहले वाले को कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में। किस आधार पर, फलवृत्ति के आधार पर, यानी कि पहला क्या था, शुष्क फल था या कह सकते हैं ड्राई फ्रूट था, और दूसरा था गूदेदार फल यानी कि फ्लेशी फ्रूट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने बने यानी कि फल के बनने के भागों के बारे में बताया है, और इसको मैंने 2 भागों में बांटा है, किसके, सत्य फल और असत्य फल। ठीक है, अब बात करते हैं पहले सत्य फल क्या होता है। बात करेंगे किसके बारे में, सत्य फल के बारे में, कि सत्य फल क्या होते हैं।
तो सप्त फल दोस्तों ऐसा फल होता है जो केवल पुष्प के अंडाशय से बना होता है, यानी कि जो अंडाशय भाग से केवल अंडाशय भाग से, किसी पुष्प के अन्य भागों से नहीं, केवल अंडाशय से, यानी कि जो बनेगा किससे, केवल ऐसा फल जो केवल अंडाशय, ओवरी, केवल ओवरी से बना होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या, सप्तफल ऐसे फल होते हैं जो केवल पुष्प के अंडाशय ओवरी से बने होते हैं। ऐसे फलों को क्या कहते हैं दोस्तों, सप्तफल कहते हैं, अर्थात फल कहते हैं, या इंग्लिश में ट्रू फ्रूट कहते हैं। अब सप्तफल होते कौन से हैं, तो सप्तफल को उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण आप देख लीजिए कि सप्तफल के उदाहरण क्या है। तो सप्तफल का पहला उदाहरण दोस्तों क्या, आम। आम कैसा फल होता है जरा बताइए, सप्तफल है। ठीक है, आम कैसा फल है, सप्तफल है। इसके अलावा आम के अलावा आप ले सकते हैं क्या, अंगूर, अंगूर हो गया। इसके अलावा मक्का हो गया। ये सब कैसे फल है, ETC, यानी कि एक्सेट्रा, बहुत से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आम कैसा फल है जरा बताएंगे, सत्य फल है। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, यानी कि हमने सत्य फल के बारे में क्या पढ़ा कि ऐसे फल जो केवल पुष्प के अंडाशय भाग से मिलकर बने होते हैं, या अंडाशय से बना होता है, ओवरी से केवल बना होता है, ऐसे फल को क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं किसका, असत्य फल, आभासी फल, कूट फल, इसको कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सत्य, आभासी या कूट फल, इंग्लिश में फास्ट फ्रूट कहते हैं। तो फास्ट फ्रूट क्या होते हैं दोस्तों, इसमें केवल अंडाशय से मिलकर फल बनाता है, यानी कि अंडाशय चेंज हो गया था फल में। लेकिन इसमें क्या होता है, असत्य फ्रूट में क्या होता है दोस्तों, इसमें उसके अंडाशय के अलावा और भी भाग होते हैं पुष्पों के, जो फल बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो जैसे कौन कौन से भाग होते हैं पुष्प के, और कौन कौन से भाग हो सकते हैं अंडाशय के अलावा, तो पहले तो अंडाशय रहेगा ही, यानी कि अंडाशय, ओवरी, ओवरी तो रहेगा ही ना। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, आप कहेंगे पुष्पासन हो सकता है, थैलेमस, थैलेमस हो सकता है। थैलेमस के अलावा क्या हो सकता है, आप कहेंगे थैलेमस के अलावा कैलिक्स हो सकता है। अब कैलिक्स के अलावा क्या हो सकता है, कोरोला हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत से भाग होते हैं पुष्पों के। तो यानी कि अंडाशय के अलावा ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा और भी पुष्प के कई भागों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे फल को क्या कहते हैं दोस्तों, आभासी फ्रूट कहते हैं, असत्य फल या कूट फल, किसी के नाम से आप जान सकते हैं। ठीक है, यानी कि फास्ट फ्रूट कहते हैं किनको, जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों जैसे थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला आदि से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है। और ये क्या था, इसमें क्या था, केवल अंडाशय से मिलकर बना था, ओवरी से मिलकर बना था, क्या फल बना था। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। किसके उदाहरण के बारे में जानेंगे, इस असत्य फल के उदाहरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उदाहरण देखिए क्या, सेब, जो सेब है वो कैसा फल है, असत्य फल है। इसके अलावा क्या हो सकता है, स्ट्रॉबेरी हो सकता है, क्या स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी भी कैसा फल है दोस्तों, असत्य फल है। ठीक है, इसके अलावा काजू हो गया। हम जरा बताएं काजू कैसा फल है, असत्य फल है। इसके अलावा नाशपाती हो गया। ठीक है, नाशपाती, नाशपाती कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे उदाहरण है। तो फिलहाल तो आप इतना जान रहिए क्या कि सेब, काजू, स्ट्रॉबेरी और नाशपाती कैसे फल होते हैं, असत्य फल होते हैं, आभासी फल होते हैं, कूट फल होते हैं, इंग्लिश में फास्ट फ्रूट होते हैं। क्लियर है। फास्ट फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो केवल जो अंडाशय के अलावा थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला यानी कि आदि भागों पुष्प के अन्य भागों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरी बात आती है क्या, असत्य फल, सत्य फल, सत्य फल माने अर्थात फल यानी कि ट्रू फ्रूट, ऐसे फल होते हैं जो केवल अंडाशय यानी कि ओवरी से बने होते हैं। क्लियर है, ओवरी चेंज हो जाता है फल में। इतना आपको पता चल गया। तो दोस्तों मैंने फल को दो यानी चार भागों, कुल मिलाकर तो चार भागों में बांट दिया, लेकिन मैंने दो दो भागों में बांटा। किसके आधार पर, पहले बांटा था मैंने फल भित्ति के आधार पर, और दूसरे में मैंने बांटा कि किन भागों से फल बन रहा है, पुष्प के किन भागों से मिलकर फल बन रहा है। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया। अब देखिए क्या होता है, अब और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट आएंगे इससे हमारे टॉपिक में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे ये तो हमारा पता चल गया क्या कि फल बन गया, बीज बन गया, और पूरा हमने प्रक्रिया शुरू से अंत तक जान लिया। ठीक है, यानी कि
पूरा प्रक्रिया क्या होता है यानी कि पुष्पी पाद में लगी जन्म में, एक होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है, और एक क्या होता है निषेचन होता है, और एक निषेचन पश्च घटनाएं होती हैं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं यानी कि जो निषेचन से पहले घटनाएं होती हैं, परिपक्व होना, बीज का सॉरी उसका नर युग्मक मादा युग्मक का बनना, और फिर क्या कहते हैं स्त्री केसर पुंकेसर का परिपक्व होना, इन सभी प्रक्रियाएं किसमें आती हैं, निषेचन पूर्व घटनाओं में आती हैं। इसके बाद निषेचन होगा, तो जो भी हमने निषेचन भी कर लिया है, एक निषेचन दो निषेचन सब कुछ बता दिया आपको। इसके बाद हमने क्या ये सब जो अब ये सब चल रहा है, जो मैं फल बीज ये सब बता रहा हूँ, भूडपोष के बारे में बता रहा हूँ, ये सब क्या है निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं हैं, ठीक है। तो जान लीजिए एक चीज और, मैं भी नारियल का कुछ देर पहले बात कर रहा था ना, कब, जब मैं आपको गूदेदार फल के बारे में बता रहा था, यानी कि फ्लैशी फ्रूट के बारे में बता रहा था, तो मैंने क्या उदाहरण लिया था, नारियल लिया था। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, नारियल लिया था। कोकोनट इसमें खाते हैं। अब जरा सोचिए, मैंने नारियल का बाह्य भाग क्या बताया था, जो हरे रंग का होता है, वो क्या होता है, हरे रंग का। जो परत होता है नारियल का ऊपरी, उसको मैंने क्या कहा था, उसको मैंने कहीं ना कहीं क्या कहा था, बाह्य फलवृत्ति कहा था। बाह्य फलवृत्ति माने एपीकारक कहा था, ठीक है। क्या कहा था मैंने, एपीकारक कहा था, ठीक है। ये एपीकारक हो गया। अब देखते हैं क्या, और इससे आगे मैंने क्या बताया, नारियल के मध्य फलवृत्ति क्या होगा, जरा बताइए। इससे आगे अंदर जाएंगे तो क्या होगा, रेशेदार भाग आएगा कि नहीं आएगा, रेशेदार भाग। ये जो रेशेदार भाग था वो क्या था, मध्य फलवृत्ति था, यानी कि मेसोकार्प था। मेसोकार्प है ना। अब देखिए, अब इसके और अंदर जाएंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, कठोर भाग दिखाई देगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है क्या, कठोर भाग। अब जरा बताइए कठोर भाग क्या था। कठोर भाग कहीं ना कहीं अंतः फलवृत्ति था, यानी कि इंडोकार्प था। क्लियर है इतना। अब देखिए, इस कठोर भाग को जब आप तोड़ देते हैं तो इसके अंदर क्या मिलता है आपको, कहीं ना कहीं आपको कुछ खाने योग्य सफेद भाग मिलता है ना। तो जो सफेद भाग है नारियल का, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसके यहाँ पे स्टेप पे आते हैं। तो जो सफेद भाग है, सफेद भाग, जरा बताइए और सफेद भाग क्या होगा। मैंने तो तीनों भित्तियों के बारे में आपको बता दिया ना नारियल का उदाहरण लेके। क्या, हरा रंग का जो बाहरी परत था उसको मैंने एपीकार्प कहा, बाह्य फलवृत्ति कहा। जो रेशेदार भाग था उसको मैंने मेसोकार्प कहा, यानी कि मध्य फलवृत्ति कहा। और जो कठोर भाग है उसको मैंने इंडोकार्प कहा, यानी कि अंतः फलवृत्ति कहा। तो जरा सोचिए, सफेद भाग नारियल का क्या होगा जिसको आप खाते हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया है आपको, जब मैं भूडपोष के प्रकारों के बारे में बता रहा था, तो मैंने कहीं ना कहीं आपको बताया था कि जो सफेद भाग है, खाने योग्य भाग होता है नारियल का, वो क्या होता है, कोशिकीय भूडपोष होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं इसको, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो देखिए, आपको सफेद भाग मैंने क्या बताया, सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कि क्या है, कोशिकीय भूडपोष है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने भूडपोष के प्रकार के बारे में भी आपको बता दिया है। कौन कौन से भूडपोष के प्रकार मैंने बताया था, पहला बताया था केंद्रकीय, दूसरा बताया था कोशिकीय, तीसरा बताया था क्या माध्यमिक या हेलोबियल, ठीक है। अब जरा सोचिए कि ये सफेद भाग हो गया। अब इसके और थोड़ा अंदर जाएंगे नारियल के, तो क्या दिखाई देगा आपको, लिक्विड, यानी कि जो पानी होगा उसका नारियल का, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या, नारियल का पानी जो सबसे अंदर स्थित होता है, जो लिक्विड होता है। जरा बताइए वो क्या होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं एंडोस्पर्म होगा। तो मैंने क्या बताया था, कौन सा एंडोस्पर्म होगा, मैंने बताया था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर है ना। तो देखिए, मैंने सभी चीजों के बारे में आपको बता दिया। क्या बता दिया सभी चीजों के बारे में, कि हरे रंग का भाग क्या है, एपीकार्प है। रेशेदार भाग क्या है, नारियल के बाद चल रहा है यहाँ पे। देखिए, नारियल मैंने लिख दिया, नारियल का जो हरे रंग का भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है, हरे नारियल की बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है, एपीकार्प होता है। उसके अंदर जब आएंगे, जो रेशेदार भाग होगा वो क्या होगा, मेसोकार्प होगा, यानी कि अंतः मध्य फलवृत्ति होगा। और उसके अंदर आएंगे तो कठोर भाग जो होगा वो इंडोकार्प होगा, यानी कि अंतः फलवृत्ति होगा। और जब उसके अंदर जाएंगे तो सफेद खाने योग्य जो भाग आपको दिखाई देता है नारियल का, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, यानी कि कोशिकीय भूडपोष होता है।
जब इसके अंदर आप जाएंगे तो नारियल का पानी मिलता है, ठीक है, और जो तरल पदार्थ होता है नारियल का अंदर जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्लियर है ना? अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज समझने में परेशानी होगी, ठीक है। तो अपने कौशल का प्रयोग कीजिएगा जब आपको फल का कोई भित्तियों के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखा तो आपको बिल्कुल आसानी से आप इन सभी बातों को ध्यान से समझ पाएंगे, उसको आपको पता लग जाएगा कि फल का कौन सा भाग कौन सी भित्ति बना रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या पॉइंट आता है, क्या अनिषेक फलन आता है। क्या अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन को क्या कहते हैं? तो अनिषेक फलन को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक क्या फ्रूट, क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। क्लियर है ना इतना? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यानी कि अनिषेक फलन। अब अनिषेक फलन क्या होता है? कंफ्यूजन ये उत्पन्न कर रहा है, क्या अनिषेक फलन होता क्या है? तो देखिए नाम आप पहले इसका देखिए क्या लिखा है, अनिषेक यानी कि बिना निषेचन के क्या बन जाना? फल का निर्माण हो जाना। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या? बिना निषेचन के जब फल बन जाए तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं, यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? पार्थिनोकार्पिक कहते हैं, यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, यानी कि अनिषेक फलन कहते हैं। क्लियर है? यानी कि जो फल बना अनिषेचन, यानी कि निषेचन के बिना जो फल बना, तो जरा सोचिए निषेचन नहीं होगा तो क्या उसमें बीज बनेगा? तो नहीं बनेगा ना। तो इन फलों में क्या होता है? अनिषेक फलन में जो फल बनते हैं इनसे, इन प्रक्रिया द्वारा, उसमें क्या होता है? बीज नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया भी दो प्रकार से होती है। क्या अनिषेक फलन की प्रक्रिया क्या होती है? दो प्रकार से होती है। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम एक चीज जानेंगे कि इससे बने हुए फल में क्या होता है? बीज नहीं होता। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या पहला पॉइंट देखते हैं क्या अनिषेक फलन होता क्या, इसके बारे में समझिए पहले आप। देखिए अनिषेक फलन बिना इसके निषेचन, फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के ही फलों का बनना, बिना निषेचन के ही फलों का बनना क्या कहलाएगा? अनिषेक फलन, यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं दूसरा मैंने क्या बताया। मैंने दूसरा चीज यह बताया कि इस प्रक्रिया द्वारा, अनिषेक फलन द्वारा बने फलों में, फ्रूट में क्या होता है? सीड एब्सेंट होता है, बीज नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? इन फलों में क्या होता है? बीज, यानी कि सीड, बीज नहीं पाया जाता। क्लियर है ना? देखिए बिना निषेचन के जब फल का निर्माण हो गया, अनिषेक फलन का विशेषता क्या थी? कि इसमें बीज नहीं होता है। अनिषेक फलन के द्वारा बने फलों में बीज नहीं पाया जाता है। अभी ये टॉपिक काफी, सॉरी ये पॉइंट जो है अभी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे क्या कि बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। इन फलों में क्या होता है? बीज एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि इसमें निषेचन हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कहाँ से बीज बनेगा? जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन नहीं करेगा तो कहाँ से आखिर बीज बनेगा? ठीक है, तो यही कारण होता है क्या अनिषेक फल में बीज नहीं होता है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे हम जानेंगे क्या इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। प्रकार वैसे इसका होता नहीं, लेकिन दो प्रकार से इसको कराया जा रहा है। अनिषेक फलन दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। एक तो होता है क्या प्राकृतिक रूप से होता है, यानी कि स्वयं अपने आप ही क्या होता है पादपों में अनिषेक फलन हो जाता है। अभी आप समझेंगे क्या, मैं पहला बता रहा हूँ क्या प्राकृतिक रूप से, या कह सकते हैं अपने आप ही क्या होता है। तो कोई प्रकार नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको आसानी से बताने के लिए इसको लिख रहा हूँ क्या कि प्राकृतिक रूप से क्या होता है अपने आप, जब स्वयं पादपों में क्या होता है अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है अनिषेक फलन की, इस प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप में क्या होता है जब स्वयं पादपों में होता है अनिषेक फलन, तो कैसे होता है जरा देखिए। परागकण क्या होता है वर्तिकाग्र पर आता है। क्या होता है दोस्तों, परागकण क्या होता है वर्तिकाग्र पर आएगा। संरचना आप देखिए जरा, ये क्या है वर्तिकाग्र है, इसके नीचे क्या है वर्तिका है, ये क्या है अंडाशय है। क्लियर है ना। अब देखिए क्या होता है, मैंने क्या कहा कि परागकण क्या है कहीं परागण द्वारा या किसी प्रक्रिया द्वारा क्या होगा इस वर्तिकाग्र पर आता है।
और देखिए यहाँ पर एक परागनलिका का निर्माण नहीं करेगा, निषेचन नहीं होगा इसमें। मैंने क्या कहा, अनिषेक, बिना निषेचन के। तो जब परागकण इस पर आएगा, पोलन ग्रेन इस पे आएगा, जैसे ही इसको टच करेगा, यानी कि जैसे स्पर्श करेगा किसको, वर्तिकाग्र को, तुरंत क्या होगा, इसके अंडाशय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। किसके, इस पुष्प के अंडाशय में क्या होगा, परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और ये सब नष्ट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा दोस्तों, ये जो अंडाशय है कहीं ना कहीं किसमें चेंज हो जाएगा, फल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फल में चेंज हो गया। तो हुआ क्या, मैंने क्या बताया आपको कि परागकण क्या होता है, किस पे आता है, वर्तिकाग्र पर। किसके वर्तिकाग्र पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है। अब पुष्प के वर्तिकाग्र पर कौन है, परागकण आया और परागकण ने परागनलिका का निर्माण नहीं किया, उसको उसने जैसे ही टच किया किसको, वर्तिकाग्र को, तुरंत उसके अंडाशय में क्या होना शुरू हो गया, अंडक के अंडाशय में क्या होना, चेंजमेंट होना शुरू हो गया और जिसके फलस्वरूप क्या बन गया, फल बन गया, फ्रूट बन गया। ठीक है, तो इनमें निषेचन नहीं हुआ। आप जरा बताइए, जो फ्रूट बना, जो फल बना, क्या उसमें बीज होगा? आप कहेंगे बीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निषेचन हुआ ही नहीं। सिंपल सा आंसर है, निषेचन नहीं हुआ, बीज नहीं बना। तो हमने क्या बताया दोस्तों, प्राकृतिक रूप से कैसे होता है अनिषेक फलन, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन के द्वारा बने हुए फलों के यानी कि फ्रूट के बारे में कुछ उदाहरण जानेंगे कि कौन कौन से फ्रूट बनते हैं प्राकृतिक द्वारा। ठीक है, तो उदाहरण के बारे में हम जान लेते हैं। तो उदाहरण कौन सा होगा, सबसे आसान उदाहरण मैंने क्या बताया था, केला। देख लीजिए केला, केला कैसा फल है, जो केला है वो प्राकृतिक रूप से यानी कि अनिषेक फलन किया, कैसा, प्राकृतिक रूप से उसमें हुआ और क्या बना, फल में चेंज हो गया, कौन, केला। ठीक है, केला हो गया। अब इसके अलावा क्या होता है, केले के अलावा क्या होता है, पपीता। आप कहेंगे पपीते में क्या होता है, बीज होता है, लेकिन कुछ पपीते ऐसे भी होते हैं जो अनिषेक फलन द्वारा बने होते हैं, उनमें क्या होता है, बीज नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अनानास होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, तो सबका नाम लिखा नहीं जा सकता। तो केला हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया, किसके द्वारा बने हैं, प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन हुआ जिसके द्वारा ये सब बने हैं। इनमें क्या होता है, बीज नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी खासियत यही होती है अनिषेक फलन द्वारा बने हुए फलों की, उनमें बीज नहीं पाया जाता। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं क्या दूसरा प्रकार क्या होता है अनिषेक फलन का। तो रहा प्राकृतिक रूप से। अब कृत्रिम रूप से होगा, किसके द्वारा, मानव द्वारा होगा। ठीक है, प्राकृतिक रूप से यानी कि पहला हो गया। अब दूसरा क्या होगा, कृत्रिम, या कह सकते हैं इसको प्रेरित। क्या, प्रेरित, इसको कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें मानव द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, कैसे करवाया जाता है, इनके वर्तिकाग्र पर यानी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, कुछ रसायन डाल दिए जाते हैं जिनसे क्या होता है, अंडाशय में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और वह किसमें चेंज हो जाता है, फल में चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, तो ध्यान देंगे आप क्या कि वर्तिकाग्र हो गया, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, अंडाशय है। अब क्या किया मानवों ने, इस पर क्या डाला, रसायन डाला। रसायन माने हार्मोन्स होते हैं कुछ जो पादपों में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। ये बहुत से प्रकार के होते हैं, बहुत सारे मानवों द्वारा बना लिए गए हैं। इस समय बहुत सारे मानवों ने बना लिया है इन ऑक्सीजनों को। तो बहुत कुछ ऑक्सीजन ऐसे भी होते हैं इनमें से जो पादपों में ऑलरेडी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्या, जो मानवों ने बनाया कुछ ऑक्सीजन, जैसे हो गया आपका NaA। ठीक है, एक ऑक्सीजन का एक प्रकार है जिसको क्या कहते हैं, NNA कहते हैं, यानी कि नेपथलीन एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं दोस्तों, नेपथलीन एसिटिक एसिड का पूरा नाम है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है क्या, 2,4-D। क्या, 2,4-D, ये भी एक क्या है, ऑक्सीजन है। क्या दोस्तों, 2,4-D भी एक ऑक्सीजन है जो मानव द्वारा बनाया गया, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया ऑक्सीजन है। करते क्या है, मानो इस पर डाल देते हैं, किसके, पुष्प के वर्तिकाग्र पर। जब ये पड़ता है तो क्या होता है, तुरंत इसमें चेंजमेंट होना शुरू हो जाता है, या अपना रूप परिवर्तन करने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है, कौन, अंडाशय। तो ये रहा प्रेरित रूप से अनिषेक फलन। होता किसमें है, कि उदाहरण क्या होते हैं इस प्रेरित रूप से अनिषेक फलन के, तो उदाहरण भी आइए जान लेते हैं। नींबू हो गया, इसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों, नींबू। आप कहेंगे नींबू में बीज होता है, लेकिन कुछ नींबू ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनमें क्या होता है, बीज नहीं पाया जाता है, यानी कि कुछ नींबू ऐसे भी होते हैं जिनमें बीज नहीं पाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा तरबूज भी कुछ ऐसे भी जिनमें बीज नहीं पाया जाता। जब आप तरबूज खाते हैं तो सबसे बुरी बात आपको यही लगती है कि उसमें से बीज निकालना पड़ता है, लेकिन तरबूज भी कुछ ऐसे आ गए हैं अनिषेक फलन द्वारा तैयार किए गए जिनमें क्या होता है, बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, तरबूज हो गया।
अब तरबूज के अलावा क्या होता है, तो तरबूज के अलावा दोस्तों संतरे भी कुछ ऐसे आ गए हैं इस समय के जिनमें क्या होता है, बीज नहीं पाया जाता है। अब जरा सोचिए, नींबू में बीज पाया जाता था, तरबूजे में भी, संतरे में भी बीज पाया जाता है ना, वैसे जब प्राकृतिक रूप से होगा। लेकिन मानव ने क्या किया, इन रसायनों के द्वारा ऐसा तकनीक उत्पन्न किया जिसके द्वारा क्या होता था, नींबू, तरबूज, संतरे आदि में बिना बीज के इनको उत्पन्न किया जाता है। यानी कि अनिषेक फलन की ऐसी प्रक्रिया में बीज नहीं होता है, इनमें नींबू में, तरबूज में, संतरे में। जबकि ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से होगा तो इसमें होगा बीज। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हमने अनिषेक फलन में क्या बताया, दो प्रकार से बताया, प्राकृतिक रूप से बता दिया और एक कृत्रिम या मानव द्वारा बताया प्रेरित अनिषेक फलन इसको कहते हैं। तो इसका मैंने उदाहरण क्या बताया, नींबू बताया, तरबूज बताया, संतरा बताया। क्या किया था मानव ने, वर्तिका के पर उसके जाकर डाल दिया, क्या रसायन डाल दिया, हार्मोन जिसे कहते हैं, हार्मोन का क्या नाम है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, तो इसके अलावा जानेंगे IAA होता है, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इसके बाद IBA होता है, बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने मानव ने बता दिए, तो एक Na बता दिया, एक 2,4-D बता दिया। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, वर्तिका पर डाला उसके, और तुरंत क्या हुआ, अंडाशय में चेंजमेंट होना शुरू हो गया, और वह अंडाशय किसमें परिवर्तित हो गया, ओवरी किसमें चेंज हो गया, बीज में, सॉरी फल में चेंज हो गया, यानी फ्रूट में बदल गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कुछ उदाहरण बताया, क्या नींबू, तरबूज, संतरा प्रेरित अनिषेक फलन द्वारा बनते हैं। ठीक है, और मैंने इससे पहले क्या बताया था, मैंने बताया था प्राकृतिक रूप से, यानी कि परागकण जैसे वर्तिका को टच करेगा तुरंत क्या होगा, अंडाशय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, और किसमें चेंज हो जाएगा, फल में चेंज हो जाएगा, यानी कि फ्रूट बना लेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, केला बता दिया, पपीता बता दिया, इसके अलावा अनानास बता दिया, बहुत सारे उदाहरण होते हैं। फिलहाल तो इतना आप जानिए। तो आज के लिए मैंने क्या बताया, अनिषेक फलन बता दिया, और क्या बताया मैंने, बीज के बारे में बता दिया, फल के बारे में बता दिया। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्या कंफ्यूजन है आपको, उसको मैं आपको फिर से क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली रोजाना की वीडियो आपको बिल्कुल सही समय पर सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।